आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 50 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 51 मुलाहिज़ा फरमाए। वो एटू को अपने महबूब और फिर अपने भाई के कत्ल का जिम्मेदार समझती है और उसका इंतकाम लेने के लिए उसके हर ऐसे दुश्मन से ताउन कर सकती है जिसके बारे में उसे पूरा यकीन हो कि वो उसके बाग़ियाना किरदार को किसी भी मरहले पर बेनकाब नहीं करेगा। लेकिन मेरे बारे में वो सलाम जैसे अहम आदमी की निशानदेही कैसे कर बैठी? मेरे तो तुम्हारे रिश्ते का इल्म हो जाता तो शायद जुबान ही ना खोलती। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने यही बताया कि मैं तुमसे बिल्कुल नवाकिफ हूँ और बस मिलना चाहता हूँ। खाने से फारिग होकर सुल्तान शाह मेरे सामने आ बैठा और खाली खाली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। उसने मंगो पीर रोड पर गंदे के चश्मों से आगे जाने वाले रास्ते पर एक जगह सलाम को नहायत इत्मीनान से गाड़ी से उतार कर गोली का निशाना बना दिया था और फिर सुकून से वापस लौट आया था। लेकिन अपनी उस कामयाबी के बावजूद वो उदास था। क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप से हो? मैंने उसे छेड़ा। दिल पर बोझ है, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने पहली बार किसी जख्मी और निहत्थे दुश्मन को धोखे से मारा है। वो समझ रहा था कि मैं उसे वाकई उस वीराने में आज़ाद कर दूंगा, लेकिन पीछे से पिघला हुआ शीशा उसके दिल में उतर गया। फिर तुम यहीं रहना, मैंने कहा। तुम्हें अपने साथ लाहौर ले गया तो ऐसे 2-4 वाकयात तुम्हें नाकारा करके रख देंगे। मैं लाहौर चलूंगा। वो तड़प उठा। उसे एक वाकये से असर लेने का यह मतलब नहीं कि मैं हमेशा के लिए नकारा हो गया हूँ। तुम ये भी जानते हो कि हम लोग शौकिया खूनरेजी नहीं कर रहे। मैं नरम लहजे में कहा। उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की और हमने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाकर ये यकीन दिला दिया कि वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक न हाँक सकेंगे। वहां से वापसी पर हम दूसरे मरहले की दाग बेल टालाए हैं। अब देखो उसके नताइज क्या रहते हैं। दूसरा मरहला? उसने हैरत से दोहराया। हाँ, तुम उसे एक तरह की सर जंग भी कह सकते हो, मैंने कहा। लॉयड्स कॉटेज के SO या सिक्योरिटी ऑफिसर को शायद हमारी हकीकत का इल्म न हो, लेकिन तस्वीर अच्छी तरह समझ चुका होगा कि उन वाकयात के पसे पुश्त मेरा हाथ कर फरमा है। उसी पस मंजर में मैंने उनसे 30 लाख रुपए का मुतालबा किया है। देखना है कि वो क्या कहते हैं। अगर वो 30 लाख की अदायगी पर आमादा हो गए तो मैं तस्वीर को अकल का अंधा कहूंगा और रकम हरगिज नहीं देंगे। ये हो सकता है कि रकम की अदायगी का इंदिया जाहिर करके मुझे घेरने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश कर डाले। मेरी बात का जवाब अब तक नहीं मिला। उसने एहतजाज किया। कौन सी बात? मैंने चौंक कर सवाल किया। लाहौर कब जा रहे हो? उसने अपना पुराना सवाल दोहराया। आज रात या शायद कल तक, मैंने बुरख्याल लहजे में कहा। SO को मैंने 2 रोज की मोहलत दी थी जो कल खत्म होगी। इस असना में वक्त बर्बाद करने की बजाय हम यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मैं अचानक ही दिल गिरफ्तार सा हो गया। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली मंशियात की फहरिस्त बहुत ही लंबी थी। अफीम, शराब और चर्च से लेकर कोकीन और हेरोइन तक सभी नशे मौजूद थे जो नौजवान तबके की बुनियादों को गैर महसूस तरीके से मिसमार कर रहे थे, और उन सब में हेरोइन का नशा सरफहरिस्त था। ये जदीद दौर का वो शाहजोर नशा था जो इंसानों को मफलूज करके अपना गुलाम बना लेता था। मैं उस भयानक जिन्स के बड़े ताजरों से वाकिफ था, लेकिन वो इस तरह हिसार दर हिसार काम कर रहे थे कि मेरे पास उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जो कानून की नजरों में काबिल कबूल होता। मैं इनफरादी सतह पर तो उनसे लड़ सकता था, लेकिन कानून की मदद लेने का इरादा भी करता तो खुद इस बुरी तरह कानून के चुंगल में फंसता कि गुलू खुलासी महाल हो जाती, क्योंकि यही हमारा और हमारे मुल्क का दस्तूर था। चंद ग्राम की पुड़िया बेचने वाले और ड्राइवर वगैरह की सतह के कारिंदे हर रोज पकड़े जाते थे और उन गिरफ्तारियों की इंदराज से कानून का पेट भर दिया जाता था। लेकिन उनके पुश्त पनाह बरसों गुजरने के बाद भी गिरफ्त में ना सके थे। मंशियात फरोशों की जेर जमीन दुनिया में बड़े बड़े नामों की गूंज थी। ताजरों और सनतकारों से लेकर आला सरकारी एहलकारों तक के नाम ऐसे मोहब्बत अमेज अंदाज में लिए जाते थे कि उन नामों पर रश्क आता था। लेकिन अंधा और बहरा कानून ना उन शेरों को देख सकता था, ना वो नाम सुन सकता था, और मुल्क में गुनाहों की फसल तेजी से परवान चढ़ती जा रही थी। हम यहाँ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सुल्तान शाह ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। मोती दादा और मेरे लोगों से तुम वाकिफ हो। उनकी मुखबरी करके उन्हें पकड़ा दो ताकि निचली सतह पर भी काम ठंडा हो जाए। मुखबरी के चक्कर में खुद ही फंसने के इम्कानात ज्यादा है। उसने विचार की सिखा, वो बाकायदा भत्ता देता है, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। वहां तो हमें खुद ही घुस कर इनफरादी तौर पर आग लगानी होगी। उसके जवाब से मायूस होकर मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी संभाली और मोती दादा के इलाके के पुलिस स्टेशन का नंबर तलाश करके थाने के इंचार्ज का नंबर मिलाने लगा। सिलसिला मिल जाने पर दूसरी तरफ से करख्त सी आवाज सुनाई दी, लेकिन बोलने वाले ने अपने लहजे की नाशाइस्तगी खूबसूरत अल्फाज में छुपाने की कोशिश की थी। भाई, मैं एक शरीफ शहरी बोल रहा हूँ, मैंने कहना शुरू किया। अर्ज ये करना है कि आपके इलाके में मार्केट से जरा आगे बस स्टॉप के करीब मोती दादा नामी एक बदमाश का अड्डा है। वहां खुले बंदों हेरोइन बेचकर वो कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। वहां इस वक्त भी छापा मारा जाए तो हेरोइन की भारी मिकदार बरामद की जा सकती है। तुम्हारा नाम पता क्या है? मेरा मुद्दा सुनते ही उस आवाज से सारी खुशदिली काफूर होगी।
नाम पता बताना होता तो फोन करने के बजाय खुद ही थाने चला था। मैंने मुआजरत ख्वाना अंदाज में कहा, मोती दादा को मेरा सुराग भी मिल गया तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। सुनो जी, रिसीवर पर कड़क आवाज उभरी, हमारे पास मोती दादा नाम की किसी आदमी की हिस्ट्री शीट नहीं है। फिर हमें ऊपर से हुक्म मिला है कि गुमनाम इतलात पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि लोग पुलिस को बेवकूफ बना के जाती दुश्मनियां निकालते हैं। हम बिला वजह किसी शरीफ आदमी के ठिकाने पर धावा नहीं बोल सकते। इतला दुरुस्त है तो थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाओ, फिर हम देख लेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है। कानून इतना आसान नहीं कि तुम फोन करो और हम राइफलें संभाल कर दौड़ लगाते। छापा ना मारा जाए तो तुम वहां जाली गाहक भेजकर मेरी बात की सदाकत का अंदाजा लगा सकते हो। उसने सदाकत के बारे में नहायत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर हुर्राती आवाज में बोला, चोरों की तरह छुप कर हमें ही पट्टी पढ़ाने की कोशिश ना करो। हमें सब मालूम है कि हमें कब क्या करना है। तुम जैसे उचक्कों को मैं खूब जानता हूँ। मोती दादा ने माल देने से इनकार किया होगा तो अब पुलिस को उसके खिलाफ उकसा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मोती दादा और उसके धंधे से खूब वाकिफ हो। बकवास बंद करो खंजीर द पुत्र। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से चिंगारती हुई आवाज आई, उल्लू का पट्टा हमारे साथ वकालत बिगाड़ रहा है। मुझे मालूम था कि अब गालियों की बुछाड़ शुरू होगी, लिहाजा फोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। क्या हुआ? सुल्तान शाह ने फौरन ही सवाल दाग दिया। गालियां खा के बेमजा हो गया हूं। मैंने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मोती दादा के अड्डे पर हंगामा न हुआ तो समझो कि कुछ भी ना हुआ। ऐसे कामों में तो मैं हाजिर हूं, बस जरा तफसील समझा दो मुझे। तफसील की जरूरत नहीं, क्योंकि हम साथ चलेंगे। उसके बाद हम दोनों को कहीं मिल बैठने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैंने उसे यह जरूर बता दिया कि हम इसी रात लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे, और इस इतला पर वो खासा खुश नजर आने लगा था। शाम ढले हम दोनों घर से निकले तो माहौल खासा कुशीदा था। कर्नल भी कुछ रूठा रूठा सा नजर आ रहा था। गजाला तनहा रह जाने पर आजुर्दा थी, लेकिन यह बात सब ही को मालूम थी कि मेरे लिए लाहौर को भूलकर कराची में रहना तकरीबन नामुमकिन होकर रह गया था। घर से रवाना होने के बाद मैंने गाड़ी एक महफूज इलाके में छोड़ दी और सुल्तान शाह के साथ टहलता हुआ उस तरफ हो लिया जहां मोती दादा का हेरोइन फरोशी का अड्डा था। लाखों का धंधा फराम करने वाला अड्डा एक नीम तारीख और मफलूकुल हाल क्वार्टर में कायम था, जहां बुसीदा अहाते के साथ बिछी हुई 3 चारपाइयों पर गालबन मोती दादा के परवरदा गुंडे आराम कर रहे थे और उनके जेर साया हाथे में मशकूक लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हमारा बराह रास्त मोती दादा से तो कोई झगड़ा नहीं है। वहां पहुंचने के बाद सुल्तान शाह ने पहली बार जुबान खोली। तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया? मैंने चौंक कर सवाल किया। वैसे तुम्हारा सवाल खासा माकूल है। अगर हंगामा करना ही है तो हम बराह रास्त उससे रुजू किए बगैर ओदम मचाकर फरार हो सकते हैं, उसने कहा। हाँ, ये बात भी माकूल है, मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, लेकिन कार्रवाई के आगाज से पहले जरा घूम फिर कर अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ क्या सूरत हाल दरपेश है। हम दोनों एक मुत्तफिका प्रोग्राम के तहत एक दूसरे से अलग हो गए और जब दोबारा यकजा हुए तो दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक थे कि मोती दादा के अड्डे पर यह खबर गर्म थी कि उनके किसी मुखालिफ ने इलाके की पुलिस को उसके अड्डे पर छापा मारने की तरगीब दी थी, लेकिन मोती दादा के वसाइल ने वो कोशिश नाकाम बना दी। साफ जाहिर था कि इलाके की पुलिस उन लोगों से मिली हुई थी और उन्हें पल पल की खबरें पहुंचाती थी। वहां वसी पैमाने पर कोई कार्रवाई करना दुश्वारियां मोल लेने के मुतरादिफ होता। लिहाजा हम दोनों ने दूर रहते हुए अड्डे के इतराफ में 2-4 हवाई फायर किए और किसी की निगाहों में आए बगैर वहां से निकल खड़े हुए। हम अपना काम दिखाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन उस इलाके की फिजा शोर गुल से गूंज रही थी और इक्का दुक्का फायर भी सुनाई दे रहे थे। शायद मोती दादा के हामियों ने अपने ख्याल मुखालिफिन को खौफजदा करने के लिए अच्छी असलहा निकाल लिया था। ये तो कुछ भी ना हुआ। सुल्तान शाह ने गाड़ी रवाना होने के बाद कहा, हमारी तरफ से इतना ही काफी है। हो सकता है कि अब वो अंधेरे में आपस ही में लड़ पड़े। इस वक्त हम उन्हें ये जताने में कामयाब रहे हैं कि कोई उनके पीछे लग गया है। फिर अब बाकी वक्त कहाँ गुजारोगे? उसने अपनी रस्तवाज देखते हुए कहा। मुझे रक्षी से मिलना है, मैंने आहिस्तगी से कहा, लेकिन घर से चलते वक्त तो तुमने उसका जिक्र नहीं किया था। उसने हैरत से सवाल किया। मैं मुस्कुरा दिया। गजाला के सामने दानिस्ता उसके जिक्र से गुरेज कर रहा था। कोई नाम बार बार सामने आता रहे तो जहन में बिला वजह शुबहात सर उभारने लगते हैं। वो ताउन कर रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे खुलकर बात कर ली जाए। वो खामोश हो गया और मैंने थोड़ी देर बाद कार स्टोन हाउस से कुछ फासले पर पार कर दी। तुम यही इंतजार करो, मैं फारिग होकर जल्द ही वापस लौटने की कोशिश करूंगा। इस वक्त रक्षी अपने घर पर शायद तनहा थी, क्योंकि दूसरी दस्तक के बाद उसने खुद ही फाटक खोला था और मुझे देखकर हैरत का इजहार किया था, मगर मैं वहां रुके बगैर उसे साथ लेता अंदर बढ़ता चला गया। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आ रहे हो? वो मेरी तरफ देखते हुए शौक लहजे में बोली। इस वक्त महज तुमसे मिलने की नीयत से आया हूँ। माजी की बातें रह रहकर जहन में डंग मारती रहती हैं और मैं हमेशा सब्र करके रह जाता हूँ। सच पूछो तो तुम एक बदरू बनकर मेरे जहन से चिमट गई हो। बदरू? वो खनकती हुई आवाज में हंस पड़ी। बदरू होती तो तुम्हारे दिल में छुपे हुए ख्यालात भी पड़ लेती, लेकिन तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेती हो और मैं सोचती रह जाती हूँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाकर कौन सा काम निकाला अपना? मैंने कमरे में दाखिल होते हुए जारहाना लहजे में सवाल किया। पुरानी बातों पर खाक डालो और सिर्फ इतना बता दो कि सलाम कहाँ है।
उसकी तीखी निगाहें दिलकश अंदाज में मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसकी तलाश में हूँ। कल रात ढले उसका पता लेकर तुम्हारे पास से रवाना हुआ था। आज सुबह ब्लू स्टार पहुंचा तो वो मेरे पहुंचने से पहले ही कहीं निकला हुआ था। मजबूर करोगे तो मान लूंगी, वो मेरी आंखों में देखती हुई बोली। लेकिन हकीकत यह है कि उसे आज 10 बजे तक अपने कमरे में रुक कर मेरी कॉल का इंतजार करना था। मैंने 9 बजे उसे फोन किया तो वो गायब था। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि किसी हट्टे कट्टे आदमी को यूं पलक झपकने में गायब कर दूं। मैंने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम होटल से मालूम कर सकती हो कि किन हालात में वहां से रवाना हुआ था। उसे जहन्नुम में डालो, वो पहलू बदलते हुए बोली। मैं मालूम कर चुकी हूँ वो तन्हा ही गया था, लेकिन उस पर कोई बहुत ही खास तरकीब आजमाई गई होगी, वरना वो किसी कीमत पर 10 बजे से पहले अपना कमरा ना छोड़ता। मेरी तरफ से इस कदर बदजन हो तो मेरा यहाँ आना ही बेकार है। मैंने उचार लहजे में कहा, मैं समझ रहा था कि तुमने खुद इस सलाम को होटल से हटा दिया है ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं। उसे मुझे सोफे पर बैठने को कहा और बोली, तो यूं कहो कि इस वक्त भी सलाम की तलाश में आए हो। वो मेरा ससुराल ही नहीं है कि मैं उसकी तलाश में यूं ख्वार होता फिरूं। मैंने तुरश लहजे में कहा, मुझे मालूम होता कि तुम ये खराबात सोचोगी तो भूल कर भी इधर का रुख न करता। फिर सच से बताओ कि क्यों आई हो। उसका लहजा मुसालिहाना हो गया। दोस्ती की तजदीद के अलावा और क्या हो सकता है। सोचा था कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना हम बाकायदा मिलकर काम करना शुरू करते। A2 से तो तुम्हें कोई सिला ना मिल सकेगा। जब भी मौका आया वो बेदरीक तुम्हारी गर्दन कटवा देगा। आहिस्ता बोलो, दीवारों को भी कान होती हैं। सरकशी तो दूर की बात है, वो ऊंचे लहजे में बोलने वालों को भी मुआफ नहीं करता। तुम्हारे तो उससे बहुत करीबी मरासम रहे, बहुत ज्यादा करीबी। तो मुस्कुरा कर बोली, लेकिन उसका चेहरा फिर भी न देख सकी। ठिकाना तो मालूम होगा उसका। नौबत ही नहीं आई, हमेशा खुद ही आकर मिलता था। और हमेशा क्या, मेरी तो कुल उससे 3 मुलाकातें हुई थी और तीनों बार वो गैर मुतवक्के तौर पर खुद ही पहुंचा था। यानी तुम उसके बारे में मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। मजबूरी है, वो सर झटक कर बोली। हाँ, ये जरूर कर सकती हूँ कि कराची में उसके काम को बिगाड़ना शुरू कर दूं। यह भी खासा अहम काम होगा। मेरी कोशिश नाकाम हो चुकी है। उसका इंकशाफ सुनकर मैं हैरान रह गया। परसों ही एक छोटी सी खेप आजाद इलाके से यहाँ पहुंची है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया। मैंने एक अहम सरकारी अफसर को फोन पर माल लाने वाले ट्रक की सारी तफसीलात बता दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। माल बाहिफाजत मुकर्रर अड्डे पर पहुंच गया, जबकि मेरे जरिए उस मद में यहाँ किसी को कोई रकम अदा नहीं की जाती। मालूम होता है कि यह बंदोबस्त ऊपर से बरह रास्त होता है। फिर तुम यहाँ काम कैसे बिगाड़ सकोगी। निचले दर्जे के मुलाजमीन आमतौर पर ऐसी मिलीभगत में कम ही मुलव्विस होते हैं। उनका दारोमदार छोटे मोटे चापों पर होता है। अब उन्हीं में से किसी को उकसाने की कोशिश करूंगी। इसका मतलब यह है कि आज से हमारे दरमियान ताउन बाकायदा मुआहदे की शक्ल में होगा। मैंने दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और अब इसका एक छोटा सा जश्न भी हो जाए। वो तपाक के साथ हाथ मिलाते हुए बोली। हम दोनों एक बार फिर लाहौर की सरजमीन पर खड़े थे। लाहौर रवानगी से पहले सुल्तान शाह का मूड खासा खराब हो गया था, क्योंकि मुझे रक्षी के पास काफी देर लग गई थी। लेकिन जब मैंने उसे रक्षी के साथ होने वाले नए मुआहदे से आगाह किया तो उसका गुस्सा काफूर हो गया और फिर हमारा सफर खासा खुशगवार रहा। मालूम होता है कि इस बार कुछ होकर रहेगा। सुल्तान शाह ने मेरे हमरा एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलते हुए पुरख्याल लहजे में कहा, क्या कोई इल्हाम हुआ है। मैंने अजराह मजाक कहा, छठी हिस्स। उसने गहरी संजीदगी के साथ कहा, मेरा दिल कह रहा है कि इस बार जरूर कोई बड़ा तसादम होगा। इस बार वो लोग बहुत चुकन्ने होंगे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। शायद इस बार लाहौर की फिजा ने तुम्हारे असाब पर कुछ नागवार असरात मुरतब किए हैं। मैंने उसकी संजीदगी का मजाक का उड़ाते हुए शौक लहजे में कहा, जरा अपने दाएं तरफ निगाह डालो। सुरमई सूट में चश्मे वाला दराज का आदमी लाउंज से निकलते ही हमारे साथ हो लिया था। उसने सरगोशियाना लहजे में कहा, वो बार बार हमारी तरफ देख रहा है। मैंने बेपरवाना अंदाज में सर घुमाया तो सुरमई सूट वाला हमसे चंद कदम पीछे चला रहा था। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाने के बहाने चलते चलते वहीं रुक गया। मैंने यके बाद दीगरे 3 दिया सलाइयां चलाई जो मेरे नथनों से खारिज होने वाली तेज हवा से बुझ गई। मैंने कनखियों से देखा कि सुरमई सूट वाले ने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी थी, लेकिन दिया सलाइयां बुझने के बायस उसकी सुस्त रवि उसके काम ना सकी और वो उसी अंदाज में चलता हुआ हमसे आगे निकल गया। चौथी तीली ने सिगरेट का सिरा रोशन कर दिया। तुम बिला वजह छठी और 7वीं हिस्स को बदनाम कर रहे हो। मैंने उसी सुरगशियाना लहजे में कहा, जब एक मुश्तबा आदमी सामने नजर आ रहा है तो घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी। इस वक्त तक जहन पर जोर देने के बावजूद मैं उसे शनाख्त नहीं कर सका था। तुम्हारे रुकने के बाद अचानक याद आया कि पहली बार जब हम लाहौर आए थे तो एशियन सिंडिकेट के दफ्तर से वापसी पर भाभी को अगवा करने वालों में वो भी शामिल था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है। मैंने आगे बढ़ते हुए सवाल किया। अब कोई शुबा ही नहीं रहा, यह अगवा करने वालों में शामिल रहा हो या ना रहा हो, इस भीड़ में जरूर पेश पेश था। उसका मतलब है कि शहर में कड़ी निगरानी हो रही है। गालबन उसे इसी खास मकसद से एयरपोर्ट पर मुतय्यन किया गया होगा। खैर, उसे अभी देख लेते हैं। ये कहते हुए मैं अचानक ही बैतुल खला की निशानदेही करने वाले इशारे की समत में मुड़ गया। उधर कहाँ। सुल्तान शाह मेरा इंदिया न समझ सका और खड़े खड़े अपनी जगह घूम कर रह गया। तुम यहीं कहीं ओट में हो जाओ, मैंने जल्दी से कहा। मैं बैतुल खला की तरफ जा रहा हूँ।
वो हमारी देर होने पर बुखला कर पलटेगा। हो सकता है कि सीधा बैतुल खुला का ही रुख करे। बस तुम होशियारी से उसके पीछे हो लेना। मैं अपनी समत में बढ़ता चला गया। बैतुल खुला में पहुंचकर चंद मिनट तक बिला वजह एक कैबिन में मैं बंद रहा। उस दौरान में मेरे कान बाहर की आहटों पर जमे हुए थे। मुझे महसूस हुआ क्योंकि वहां पे आवाज कदमों के साथ ताखिर हुआ। मैं कुंडी खोलकर बाहर निकला और सुरमई सूट वाला जो वहां खड़ा हैरान और परेशान नजरों से इधर उधर देख रहा था, सटपटा कर रुमाल से अपनी ऐनक के अज से साफ करने लगा। मेरा इरादा उससे भिड़ जाने का था, मगर उसी लम्हे सुल्तान शाह सुरमई सूट वाले के अक में नमूदार हुआ। उसके हाथ में किसी वाश बेसन से निकला हुआ नकारा ड्रेन पाइप दबा हुआ था। उसे कबल के सुरमई सूट वाले ऐनकबाज को सूरत हाल में किसी तब्दीली का एहसास होता। सुल्तान शाह ने आहिनी पाइप दोनों हाथों में थाम कर बुलंद किया और पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। उसके हल्क से एक शदीद हिचकी सी बुलंद हुई। गर्दन एक तरफ लटक गई और वो यूं फर्श पर आ रहा जैसे उसकी पिंडलियों की हड्डियां यक बयक गुल हो गई हूं। मैंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया कि सुल्तान शाह की नपीतुली जर्ब के नतीजे में उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। नाइट कोच से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने की उजलत थी और इतनी रात गए एयरपोर्ट की इमारत के इस हिस्से में तकरीबन सन्नाटा ही नजर आ रहा था। लिहाजा उस दौरान में बैतुल खुला के हदूद में भी कोई मुदाखलत न हुई। कोई मुसाफिर या अमले का रुकन अगर उधर आ निकलता तो हम दोनों के नाकाबिले बयान दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। सुल्तान शाह ने भी उस वक्त बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया कि सर पर वार करने के बजाय उसकी गर्दन तोड़ने का काम किया था और यूं खून फैलने के इम्कानात खत्म होकर रह गए थे। हम दोनों ने फुर्ती के साथ उसकी बगलों में हाथ देकर उसे एक बाथरूम में घसीटा। फिर मेरे इशारे पर सुल्तान शाह बाहर निकल गया। मैंने उसकी जेबों की तलाशी लेकर सारे कागजात और रकम पर कब्जा कर लिया। कोट के अंदरूनी जेब में एक भरा हुआ रिवाल्वर भी मौजूद था, लेकिन मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद भी हाथ धोकर बाहर आ गया। सुल्तान शाह मुख्तसर सा सूटकेस संभाले बाहर मेरा मुंतजिर था। अपने दुश्मन पर वार करते हुए सूटकेस उसने शायद बाहर ही छोड़ दिया था, जो हमारे लिए बहुत अहम था क्योंकि हमारा सारा असलहा उसी में मकफिल था। मुझे देखकर वो दाहिनी आंख दबाकर मुस्कुराया और मैं उसके साथ हो लिया। जो कुछ हुआ वो इस कदर आनन फानन और ऐसे पुरस्कून तरीके पर हुआ था कि मुझे खुद हैरत हो रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे कत्ल की उस वारदात के लिए पहले से रिहर्सल करके मुवाफकाना हालात पैदा किए गए थे, ताकि न मरने वाले को ज्यादा अजियत का सामना करना पड़े, न हमको कोई काबिल जिक्र दुश्वारी पेश आए। तुम्हारी छठी हिस्स का अंदाजा आज हुआ मुझको, मैं धीमी आवाज में कहा। इस बार लाहौर आते ही एक भेंट ले ली उसने। दूसरी कहो। वो मुस्कुराया। आज का पहला शिकार तो सलाम था जो वही रह गया। तारीख बदले 2 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। मैंने उसे रस्तवाज दिखाते हुए कहा और वो बस मुंह बना कर रह गया। सुरमई सूट वाला मेरे लिए कतई अजनबी था और अगर वो हमारी तलाश में बाहर से लौट कर बैतुल खुला का रुख न करता तो शायद मैं सुल्तान शाह के शुबे को बहुत ज्यादा वजन न देता। लेकिन मकतूल ने वहां लौट कर सुल्तान शाह के कयास पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी थी। उसी के साथ ये बात भी वाजे हो गई थी कि इस बार लाइड्स कॉटेज वाले चारों खूट चौकस थे। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उन्होंने एयरपोर्ट की निगरानी कब से और क्यों शुरू करवाई थी, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं रहा था। एक इम्कान यह भी था कि शायद पिछले 36 घंटों में उन्होंने ट्रांसमीटर पर मुझसे राब्ता कायम करना चाहा और मुसलसल खामोशी से यह नतीजा अखज किया हो कि मैं शहर छोड़ चुका हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से मैं पूरी तरह बखबर नहीं था, लेकिन मुझे यह अंदाजा था कि तस्वीर अपने तौर पर वाकयात की तह तक पहुंच चुका था और खूब समझ रहा था कि उन पै दर पै वारदातों के पीछे लाइड्स कॉटेज के स्टेट मैनेजर का कोई कर्ज ख्वाह नहीं, बल्कि मैं खुद सरगर्म था और वो ये भी जानता था कि मेरा असल ठिकाना कराची में है। लिहाजा मेरी खामोशी से उसने बआसानी यह नतीजा अखज कर लिया होगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर को दी गई 2 रोज की मोहलत पूरी होने से बेशतर मैं दोबारा लाहौर का रुख करूंगा और उस मुख्तसर मुद्दत में कराची तक 2 तरफा सफर के लिए मुल्क में फिजाई सफर का एक ही रास्ता मुयस्सर था। लिहाजा उसने अपने आदमी एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की जांच पड़ताल पर मामूर कर दिए थे। अब ये मेरी खुशनसीबी थी कि सुल्तान शाह के उकाबी मुशाहिदे की बिना पर तस्वीर का बार बुरी तरह नाकाम हो गया था। उन्हीं ख्यालात की रूह में डूबा आने वाली गंभीर दुश्वारियों से बेखबर सुल्तान शाह के हमरा टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा और किसी जानिब से एक टैक्सी हमारे करीब आ रुकी। ड्राइवर फुर्ती के साथ अपनी नशिस्त से उतरा और मंजिल या किराए के बारे में कोई इस्तफसार किए बगैर हमारा सूटकेस टैक्सी की डिक्की में डाल दिया। हम दोनों पिछली नशिस्त पर बैठ गए। उसने होटल का नाम सुनते टैक्सी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट और फिर छावनी के हदूद से निकलने के लिए ड्राइवर ने सीधा रास्ता छोड़कर टैक्सी गलियों में घुमानी शुरू की तो मुझे दोबारा होटल का नाम दोहराना पड़ा। साहब आप बेफिक्र रहे, मैं इस तरह निकलूंगा। आज टेलीफोन वालों ने जगह जगह से सड़क खोद कर उधर के रास्ते बंद किए हुए। नया आदमी तो यहाँ चकरा कर रह जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने मुल्तजाना लहजा में कहा और मैं खामोश हो गया। फिर टैक्सी बराह रास्त माल रोड पर निकलने के बजाय एक अजनबी सड़क पर बढ़ती नजर आई तो मैं चौंक पड़ा और आसाब पर अजीब सी बेचैनी तारी होने लगी। ये तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? इस बार मैंने ड्राइवर को तुर्श लहजा में मुखातिब किया। खामोश बैठे रहो। वो बदले हुए तमकाना लहजे में घुराया और मेरी निगाहें बेइख्तियार पीछे घूम गई। टैक्सी के ताक़ुब में एक और कार भी उसी सड़क पर बढ़ती चली आ रही थी। ड्राइवर हम दोनों के मुकाबले में कमजोर था,
लेकिन उसके लहजे में छुपा हुआ एतमाद बता रहा था कि पीछे आने वाली गाड़ी में भी उसके साथी सवार थे। एक लम्हे के लिए मेरा ज़हन सुन्न होकर रह गया। इस बार हम पर भरपूर चाल टाला गया था। सुरमई सूट वाले को हमने बेशक मौत के घाट उतार दिया था और अपनी दानिश में गुलू खुलासी हासिल कर ली थी, लेकिन वह हमारी तलाश में अंदर लौटने से पहले अपना काम दिखा चुका था। उसकी निशानदेही की बिना पर हम बाहर कदम रखते ही पहचान लिए गए और उनके एक आदमी ने नहायत इत्मीनान से हमें अपनी टैक्सी में सवार करा लिया, जबकि बाकी आदमी मुनासिब मौका की तलाश में दूसरी कार में हमारे पीछे हुल गए। वो सूरत हाल हमारे लिए बहुत संगीन थी। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल गैर मुसल्ला थे। हमारे हथियार सूटकेस में मकफिल थे जो हमारी दस्तरस से बाहर कार की डिग्गी में बंद थे, जबकि पिछली कार तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो लोग आबाद इलाके में दाखिल होने से पहले हमें बेदस्तों पा करके अपना कैदी बनाने की कोशिश करेंगे और रास्ते की तब्दीली भी उसी मकसद के लिए की गई थी। डैशबोर्ड से आने वाली मध्यम रोशनी के निकास में मेरी और सुल्तान शाह की आंखें चार हुई और मैंने उसके बुशरे पर एक बार फिर खून की प्यास मुसल्लत देखी। वो सही मानों में खूनखार भेड़िया था जो किसी मुश्किल में फंसने के बाद सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। मैं उछलकर ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर पहुंचा और सुल्तान शाह ने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। टैक्सी झटका लेकर सड़क पर लहराई। उसी लम्हे एक हल्के से खटके की आवाज हुई और उससे कबल कि ड्राइवर अपने बाएं हाथ में दबे हुए चाकू का फल मेरे बदन के किसी हिस्से में उतारने में कामयाब हो जाता, मैंने पूरी सख्ती के साथ उसका बाजू गिरफ्त में लेकर मरोड़ना शुरू कर दिया। वो दोनों तरफ से इस बुरी तरह शिकंजे में आया कि स्टीयरिंग उसकी गिरफ्त से निकल गया। वो तो गनीमत था कि टैक्सी के अगले पहियों और स्टीयरिंग का मैकेनिज्म काबिल रिश्क हालत में था, वरना टैक्सी उस रफ्तार से किसी भी ढलान पर उतर कर उलट सकती थी। मेरा अंदाजा था कि सुल्तान शाह ड्राइवर को पिछली नशिस्त पर उठा लेगा, लेकिन उसने न जाने क्या देखा कि झुककर चलती हुई टैक्सी का ड्राइवर की सिमत वाला दरवाजा खोला और अगले लम्हे ड्राइवर होलनाक चीखों के साथ चलती कार से नीचे लुढ़क गया। गिरते हुए उसने संभाला लेने की सरतोड़ कोशिश में अपना चाकू अगले पायदान में फेंक दिया और स्टीयरिंग थामने की कोशिश की। अगर मैं बर वक्त स्टीयरिंग न संभाल लेता तो टैक्सी बुरी तरह दाहिनी तरफ दायरे की सूरत में घूम जाती। चंद सानियों के लिए टैक्सी को बुरी तरह धचके लगे, लेकिन मैंने सुरात के साथ ड्राइविंग सीट संभाल कर रफ्तार एकदम बढ़ा दी। टैक्सी के लहराने की बिना पर पिछली गाड़ी वालों ने शायद गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था और रफ्तार बढ़ाकर टैक्सी के बिल्कुल अकब में आ चुके थे, लेकिन टैक्सी की सड़क पर लहराने के बायस वो आगे निकलने की हिम्मत न कर सके। जिस वक्त सुल्तान शाह ने ड्राइवर को सड़क पर धकेला तो पिछली गाड़ी दाहिनी सम से घुसकर आगे निकलने के लिए कोशिश थी। अगर उसको पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर न रोका गया होता तो टैक्सी ड्राइवर उसी गाड़ी के पहियों तले रौंदा जा चुका था। मैंने कबनुमा आईने में देखा कि पिछली गाड़ी उस मकाम पर रुक गई थी जहाँ ड्राइवर को बेरहमी के साथ फेंका गया था। हेडलैम्प की रोशनी में एक तंदुरुस्त इंसानी हेवला सड़क पर पड़े हुए साये को सहारा देता नजर आया। फिर पिछली गाड़ी उन दोनों को वहीं छोड़कर आंधी और तूफान की रफ्तार से हमारे पीछे पड़ने लगी। पिछली सीट उखाड़ दो, मैंने पायदान से चाकू उठाकर सुल्तान शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और सूटकेस इधर खींचकर असलहा निकालो, वरना आज की रात हम बेमौत मारे जाएंगे। पिछली नशिस्तें रैक्सीन फटने और बंद टूटने की आवाजें आने लगी। मेरी हदायत महदूद और मुख्तसर सी थी, लेकिन सुल्तान शाह की अकल उस वक्त बहुत ऊंची परवाज कर रही थी। चंद सेकंड बाद उसने पिछले दरवाजे से टैक्सी की अकबी नशिस्तें और उसकी पुश्तगाह सड़क पर लुढ़का दी। पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के लिए वो नागहानी रुकावटें एक इम्तिहान बन गई। ब्रेक चुराने की आवाजों से वीराना गूंज उठा और हमारे दरमियान कम होता हुआ फासला एक बार फिर बढ़ गया। जीते रहो बरखुद्दार, मैंने नारा लगाया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, मैं तैयार हूँ। कदर तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह की बोझल आवाज सुनाई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खुली खूनरेजी का मौका पाकर उस पर नशा सा चढ़ने लगा। उन्हें करीब आने दो, मैं एक एक कुछ छलनी कर लूंगा। खूनरेजी की जरूरत नहीं, मैंने संजीदगी से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। कोशिश करो कि वो खौफजदा होकर फरार की राह इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए। मेरा बस चले तो उनकी चिड़िया के बच्चे को भी जिंदा न छोड़ूं। उसकी तलख और भराई हुई आवाज उभरी, आज की रात मैं उनके लिए यादगार बना दूंगा। अब तो असलहा भी मौजूद है मेरे पास। मैंने अपने वजूद की गहराइयों में उदासी की लहर सी उभरती महसूस की। तुम ठीक कह रहे हो सुल्तान शाह, लेकिन ये भी इंसान है, कोई गाजर मूली तो नहीं कि उन्हें बिला इम्तियाज निस्त नाबूद कर दिया जाए। जरा कामरान को याद करो। उसकी आवाज में तलखी गहरी होगी। वो मेरा नहीं तुम्हारा होने वाला साला है। ये जिंदा लाशों के परवरदिगार हैं साहब। फिरते जज्बात से वो तकरीबन चीख पड़ा, ये हिरवन नहीं मौत बल्कि बदतरीन मौत बेचती है और इनके खरीदार इस मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। कसम परवरदिगार की कि मैं इनमें से किसी को कभी माफ नहीं करूंगा। इतना ऊंचा ना बोलो सुल्तान शाह, मैंने धीमे लहजे में कहा। चाहे तुम ही ने बताया था कि तुम्हारी जमीनों पर भी अफयून की काश्त होती है। अफीम, चरस, भंग, गांजा, शराब सब बेकार बातें हैं डैनी साहब। उस वक्त वो शायद ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। ये सब नशे हैं जिन्हें तुम जब चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन हिरवन गुलामी है, गुलामी। आदमी मर सकता है लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। फिर अचानक ही एक होलनाक धमाके के साथ टैक्सी में बारूद की बू फैल गई। पीछे आने वाली कार उस फायर की इज्जत में आई थी, क्योंकि दोनों का दरमियानी फासला एक बार फिर खटने लगा था। साइलेंसर क्यों नहीं चढ़ा लिया?
सुल्तान शाह, मैंने अपना सर झटकते हुए कहा। धमाका जब तक कान गर्म न करे गोली चलाने में मजा नहीं आता साहब। वो इस वक्त हर जाविये से कट्टर कबायली बना हुआ था। धमाके में जरा मर्दाना शान होती है और दिल में बढ़ता है। चलो तो फिर यूं ही सही, मैंने उसके जंगी फलसफे के सामने हथियार डालते हुए कहा। मैं कच्चे में टैक्सी रुकने जा रहा हूँ, सूटकेस संभाल कर नीचे आ जाना। अब वो जिंदा लौटेंगे या हम दोनों, मैं मर भी जाऊं तो परवाह न करना, उसने करख्त लहजे में कहा। मैं गांव से हीरोइन बेचने के ख्वाब लेकर कराची आया था, लेकिन अब उससे नफरत हो चुकी है। उससे जिसका भी रिश्ता है यूं समझो कि वो मेरा खुला दुश्मन है। फिर पीछे से फायर हुआ और गोली हमारी टैक्सी की आईनी बाड़ी से टकरा कर रहेगी। अकबनुमा आईने में पिछली कार की रोशनियों का निकास कभी करीब और कभी दूर होता नजर आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो लोग ताकुब जारी रखने या मुतसादम होने के बारे में कोई फैसला न कर पा रहे हूँ। होशियार, मैंने आवाज लगाई और टैक्सी अचानक दाहिनी तरफ कच्ची ढलान पर उतारती और शदीद झटकों के दरमियान कुछ दूर जाकर ब्रेक लगा दिए। सुल्तान शाह मुझसे पहले नीचे कूद चुका था। मैं भी इग्निशन की चाबी जेब में डालता वो नीचे आ गया। उसी समय में दूसरी कार सड़क पर रुक चुकी थी, लेकिन उसमें से कोई उतरता हुआ नजर नहीं आया था। मेरा ख्याल है कि उनसे टकराने के बजाय हम बचकर किसी तरफ निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे तारों की छांव में सड़क पर खड़ी हुई कार को घूरते हुए कहा, मेरी दानिश में मुकाबला सूदमंद रहेगा। उसे फिक्र हमें लहजे में कहा, इनमें से कोई हाथ आ गया तो खासी मालूमात हासिल हो सकेगी। हो सकता है कि मुकाबला बराबर ही का हो। मुझे भी कार में दो ही हेवले नजर आ रहे हैं। मैंने उधर से नजरें हटाए बगैर कहा, लेकिन वो कार में बैठे क्या कर रहे हैं? उसी लम्हे वो दोनों मोहतात तरीके से कार से निकलते नजर आए। सुल्तान शाह का इरादा गोली चलाने का था, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से मैंने उसे रोक दिया। मेरे इमा पर सुल्तान शाह ने दूसरा पिस्तौल साइलेंसर लगाकर मेरे हवाले कर दिया। उधर सड़क पर फैली हुई तारीकी में वो दोनों गायब हो चुके थे और सड़क के किनारे कार का हेवला रात की तारीकी में असेबी मंजर पेश कर रहा था। मैंने सुल्तान शाह के साथ सरगोशियों में प्रोग्राम तय किया। उसे मेरी एक तजवीज पर शदीद एतराज था, लेकिन मेरे इसरार पर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और मैं टैक्सी की चाबी उसके हवाले करके एक तवील चक्कर काटते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगा। उस दौरान में उन दोनों की झलक तक न दिखाई दी। बस ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें जमीन निकल गई हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो तारीकी और झाड़ियों की आड़ लेते हुए टैक्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। रात के बेकरार सन्नाटे में झींगड़ों के मुसलसल शोर में आखिरकार मैं सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कुछ देर तक मैं उनकी स्याह मजदा से कुछ दूर सीने के बल सड़क पर पड़ा कार का जायजा लेता रहा। जब मुझे वहां जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आए तो मैं मोहतात अंदाज में कार के करीब पहुंच गया। मुझे हर लम्हे ये खौफ लाहक था कि कहीं वो दूर से अपनी कार के नजदीक एक इंसानी हेवले को हरकत करते देखकर मेरी हिकमत अमली का अंदाजा न लगा ले। कार खाली पड़ी हुई थी, दरवाजे गैर मकफिल थे और इग्निशन से चाबी गायब थी। मैंने वहीं पड़े पड़े हल्क से किसी खारिजदा कुत्ते की सी बिलबिलाती हुई आवाज बुलंद की। उसकी बाज गश्त मादूम भी ना होने पाई थी कि वीराने में आची असले का नगमा गुनगुना उठा। मुझे खुशी हुई कि सुल्तान शाह ने इशारा सुनते ही कार्रवाई का आगाज कर दिया था। फिर यके बाद दीगरे मजीद दो फायर हुए। पुरशोर धमाकों से जाहिर हो रहा था कि हरीफों के पास भी बड़े बोर का असलेहा मौजूद था। उसके बाद तो दोनों ही तरफ से फायरिंग में तवातर आ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दोनों फरीकों में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा राउंड फायर करने का मुकाबला शुरू हो गया है। मान मुझे टैक्सी ड्राइवर का ख्याल आया, जिसे हमने काफी दूर चलती हुई टैक्सी से नीचे फेंक दिया था और फिर उसकी देखभाल के लिए स्याह मजदा से एक आदमी वहां छोड़ दिया गया था। अगर उस वक्त वो दोनों भी उस तरफ आ निकलते तो मेरी चाल बुरी तरह नाकाम हो सकती थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। सुल्तान शाह जरूरत से ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहा था। उसकी फायरिंग में तवील वक्फे आने लगे थे, जबकि उसके हरीफ पूरे जोशो खरोश से गोलियां चला रहे थे। अगर फायरों के शोर की ही बिना पर कोई अंदाजा कायम करना होता तो यही किया जा सकता था कि एक फरीक के पास मैगजीन की कमी वाक़ हो गई थी और वो कवायद शायरी पर उतर आया था। आखिरकार वो वाक़या ज़ाहुर पजीर हो ही गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। फिजा एक होलनाक इंसानी चीख से लर्ज उठी थी। यूं मालूम हुआ था जैसे कोई गोली की जद में आ गया हो। दोनों तरफ से फायरिंग थम गई। फिजा पर छाया वो सुकूत असाब शिकन सा महसूस होने लगा। फिर यकायक किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई और टैक्सी निश्चित दायरे में घूमकर तेजी के साथ सड़क की तरफ आने लगी। उस पर भैदर पे कई फायर किए गए, लेकिन नाहमवार कच्ची जमीन पर तोड़ने के बायस उस अंधेरे में किसी बेहतरीन निशानेबाज के लिए भी उसके किसी मखसूस हिस्से को निशाना बनाना नामुमकिन था। हाँ, इत्तफाकन कोई गोली किसी टायर या इंजन के हिसास हिस्से को चाट जाती तो और बात थी। खुद को टैक्सी के हेड लैंप से बचाने के लिए मैं सीने के बल पथरीली जमीन पर गिर गया। आनन फानन में टैक्सी सड़क पर आई और तेजी के साथ आगे रवाना होगी और मैं धड़कते हुए दिल के साथ हमलावरों के रद्दअमल का इंतजार करने लगा। टैक्सी के पीछे उड़ते हुए गुबार के धुंधलाते ही मुझे वो दोनों बेतहाशा सड़क की तरफ आते नजर आए। शायद उनके फरिश्तों को भी तवक्को नहीं थी कि उनका मद्दे मुकाबल जमकर मुकाबला करते करते यूं अचानक किसी चूहे की तरह भाग निकलेगा। अब गालबन वो जल्द अज जल्द अपनी कार तक पहुंचकर ताक़ुब शुरू करने चाहते थे। मैं कार की आड़ में छुपा उन दोनों का इंतजार करता रहा। फिर जो ही वो जद में आए, मैंने पिस्तौल सीधा करके यके बाद दीगरे दो फायर किए और वो दोनों ही भागते भागते खाक में लौट गए। उनमें से एक की चीखें बहुत दर्दनाक थी।
मेरा अंदाजा था कि वो जिंदा न बच सकेगा और चंद सेकंड में उसकी आवाज खड़खड़ाहटों में तब्दील होकर मासूम होगी। दूसरा बददस्तूर वहीं पड़ा करा रहा था, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ वरना तुम्हें भी भून दूंगा। तवील सुकूत के बाद मैंने कहर बार लहजे में वार्निंग दी। मैं उठ नहीं सकता, गोली मेरे पेट में लगी है। कराते हुए जवाब दिया, क्या दूसरा किस हाल में है? पता नहीं, बेहोश हुआ है या शायद मर ही चुका है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ये तो तुम ही बताओगे कि क्या समझ कर हमारे पीछे लगे थे। ये कहते हुए मैंने अंधेरे में नजरें जमाकर उन दोनों का जायजा लिया तो एक बेहिस्स हरकत पड़ा हुआ था और दूसरा पेट दबाए पहलू बदल रहा था। जब मुझे उनके बेजरर होने का यकीन हो गया तो मैं आगे बढ़ा और जख्मी का कॉलर पकड़कर उसे घसीटता हुआ मजदा के सामने लिया। मेरा इरादा था कि हेडलैम्प की रोशनी में उसकी तफसीली चामा तलाशी लूंगा, लेकिन जब उसने गड़बड़ा कर मेरा मुद्दा दरियाफ्त किया तो मुझे फिल बदी एक मुअस्सर धमकी सूझ गई। वो गोली से मर गया। तुम्हारे चेहरे पर से कार का पहिया गुजारूंगा ताकि तुम्हारा आका एक जैसी लाशें देखकर उकताहट का शिकार न हो सके। नहीं, वो दहेज ज़्यादा आवाज में चीखा और फिर जमीन पर करवटें लेता हुआ फुर्ती के साथ कार के सामने से अटका। तुम ये दरिंदगी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैंने जहरीले लहजे में सवाल किया। तुम मामू तो नहीं हो मेरे? मुझे कुछ मालूम नहीं, वो खौफजदा अंदाज में बोला। हमें सादिक ने मुआवजे पर बुलाया था, हम कल से उसके साथ लगे हुए थे। ये सादिक कौन है और तुम्हें किस लिए रखा गया था? वो इस वक्त भी एयरपोर्ट पर होगा। तुम दोनों का हुलिया बताकर दोबारा अंदर गया था, फिर वापस नहीं लौटा। हमें उसके माँ पर किसी को अगवा करने के लिए तैयार रहना था। तुम इत्तफाकन दरमियान में आ गए। ये सारा बखेड़ा ही तुम्हारे लिए था। मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि सुरमई सूट वाला ही सादिक रहा होगा जिसकी लाश एयरपोर्ट के एक बैतुल खला में पड़ी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर किसका आदमी था? वो भी हमारा ही साथी है। वो मशीनी अंदाज में हर बात उगलने के लिए तैयार था। हम तादाद में 4 थे। चौथे को ड्राइवर की देखभाल के लिए वहीं उतार दिया जहां तुमने ड्राइवर को फेंका था। असलहा किसने फराहम किया था? असलहा हमारा अपना है। तुम ना आते तो हमें बगैर काम के 10,000 मुआवजा मिलता। कामयाब अगवा की सूरत में मुआवजे की रकम 5 गुना हो जाती। बस इसी लालच में जान हथेली पर रखकर तुम्हारे पीछे उलिए थे। मुआवजा कैसे मिलना था? 10,000 पेशगी मिल गए थे, 40,000 तुम्हें पहुंचाने पर मिलते। मुझे कहाँ पहुंचाना था? बेहोश करके मिस्री शाह के एक वीरान कारखाने में पहुंचाना था जहां सादक खुद हमारा इंतजार कर रहा होगा। इंतजार तो वो जहन्नम ही में कर रहा होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और पीछे हटकर स्याह मजदा के बोनट के सहारे टिक गया। जख्मी ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त ही मालूम हो रहा था। तंजीम के बड़ों की यह हिकमत अमली कई मौके पर सामने आ चुकी थी कि भीड़ भाड़ के आर्जी कामों में कभी अपनी बाकायदा नफरी नहीं झोंकते थे, बल्कि एक आध आदमी के जरिए जेर जमीन दुनिया के पेशावरों की आर्जी खिदमात हासिल करने को तरजीह देते थे। काम हुआ और भीड़ भाड़ खत्म। उस एतबार से जख्मी इतना बड़ा मुजरिम नहीं था कि उसे मार ही दिया जाता। उसका दूसरा साथी भी अपनी बदकिस्मती की बिना पर मारा गया, वरना मेरी दानिश में वो दोनों जिंदा छोड़े जाने के मुस्तहिक थे। बस जरा सी गोशमाली की जरूरत थी जो पहले ही हो चुकी थी।